हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेडिएशन फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रेडिएशन, उसके बाद में रेडिएशन के टाइप्स देखेंगे, फिर जितने भी रेडिएशन इंटरेक्शंस हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के बीच में एनर्जी का ट्रांसमिशन है, और ये जो ट्रांसमिशन है वो वेव फॉर्म में भी हो सकता है और पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है। और ये कहाँ पे हो सकता है? ये स्पेस या फिर किसी मीडियम में हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेडिएशन के टाइप्स। रेडिएशन को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग में बेसिकली माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और यूवी रेज आती है। अपने काम का जो डिवीज़न है वो ये है, दैट इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, आयोनाइजिंग मतलब कि आयोनाइज करने की एबिलिटी रखने वाली रेडिएशन, यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करके आयंस जनरेट करने की एबिलिटी। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन को दो कैटेगरी में और डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकुलेट रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सरे और गामा रे आ जाएंगे। वही पार्टिकुलेट को और फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। चार्ज में क्या आएंगे? जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। और अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल। चार्ज वाली में अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और बीटा पार्टिकल है। बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन कहते हैं और बीटा नेगेटिव को नेगेट्रॉन। वही अनचार्ज पार्टिकल की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन आता है। अब बात करते हैं कि रेडिएशन इंटरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो इसको पढ़ने के पीछे रीज़न है, एक तो इससे पेशेंट डोज का आइडिया लगता है। अपन जैसे जैसे इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और दूसरी चीज़ है इमेज क्वालिटी। रेडिएशन इंटरेक्शंस का सीधा इम्पैक्ट इमेज क्वालिटी पर भी दिखता है। तीसरा इसको पढ़ने का बड़ा रीज़न है रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉर रेडिएशन वर्कर्स। रेडिएशन फील्ड में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ करें, क्या क्या उनको रिस्क होगी, किस इंटरेक्शन में रेडिएशन रिस्क ज़्यादा है, किस में कम है, इसका आइडिया भी इसी से लगता है। तो ये तीन रीजंस है, इनकी वजह से अपने को रेडिएशन इंटरेक्शन पढ़ना होता है। रेडिएशन इंटरेक्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अगर लो एनर्जी का फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट करे तो क्या होगा? क्योंकि फोटोन की एनर्जी लो है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी नहीं होगी, यानी कि ये एटम के अंदर एंटर होगा ही नहीं, ये पूरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि फोटोन एनर्जी जो है वो मॉडरेट रेंज की हो। तो मॉडरेट एनर्जी का फोटोन है तो वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, तो ये एटम के अंदर एंटर करने की एबिलिटी रखेगा और न्यूक्लियर इंटरेक्शन होने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करे तो उसके साथ क्या क्या होने की संभावना है, यानी कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। मान लीजिए एक फोटोन है और ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और बिना किसी इंटरेक्शन के आर पार निकल जाता है, यानी कि जिस एनर्जी से एंटर हुआ उतनी ही एनर्जी से एग्जिट हो गया। तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। वही अगर इंसिडेंट जो फोटोन है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करे और किसी दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होकर निकले,
इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करके कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में इंसिडेंट फोटोन की पूरी एनर्जी मैटर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। चलिए अब अपन बात करते हैं रेडिएशन इंटरेक्शन की। तो रेडिएशन इंटरेक्शन को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्स रे और गामा रे का मैटर के साथ इंटरेक्शन। दूसरा है जो पार्टिकल रेडिएशन है उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन, यानी कि पार्टिकुलेट इंटरेक्शन। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सरे और गामा रे का मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। जो एक्सरे और गामा रे है वो मैटर के साथ 5 टाइप से इंटरेक्ट कर सकती है। वो कौन कौन सा इंटरेक्शन है? पहला है कोहेरेंट स्कैटरिंग, दूसरा है कॉम्पटन स्कैटरिंग, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चौथा है पेयर प्रोडक्शन, पांचवा है फोटो डिसइंटीग्रेशन। इसमें से ये दो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज में पाए जाते हैं। डायग्नोस्टिक रेंज यानी कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाले जो दो इंटरेक्शन हैं वो रेडियोथेरेपी रेंजेस में पाए जाते हैं, यानी डायग्नोस्टिक रेंज में ये पाए नहीं जाते। और कोहेरेंट स्कैटरिंग की बात करें तो ये लेस सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि इसका रोल इतना नहीं है। तो चलिए बारी बारी करके इन पांचों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग की। कोहेरेंट स्कैटरिंग में वेरी लो एनर्जी के जो फोटोन हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अपन ने पढ़ा था कि अगर एनर्जी वेरी लो है तो वो पूरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस के साथ। तो इसमें पूरे एटम के साथ इंटरेक्शन होता है। चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मान लीजिए ये कोई लो एनर्जी फोटोन है, वो इस एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। ये एटम अभी अपनी नॉर्मल स्टेट में है और जब इंसिडेंट फोटोन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की थी। और ये एनर्जी अपने पास नहीं रखेगा, ये इमीडिएटली इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे इजेक्ट आउट कर देगा और वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो इंसिडेंट फोटोन था उतनी ही फ्रीक्वेंसी का ये एक्सरे फोटोन भी है, पर इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस इंटरेक्शन में आउटपुट क्या क्या हुए? एक हुआ स्कैटर्ड फोटोन। और कोई आउटपुट दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन हुआ? नहीं, यानी कि नो आयोनाइजेशन इन दिस इंटरेक्शन। अब बात करते हैं कि कोहेरेंट स्कैटरिंग का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, ये इतना सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं है, लेस सिग्निफिकेंट। कितना लेस? लेस देन 5%। जितने भी इंटरेक्शन डायग्नोस्टिक रेंज में होते हैं इसका सिग्निफिकेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 5% से भी कम है और ये जनरली नॉइस ही क्रिएट करता है, यानी कि जो इमेज क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करता है। पर कोहेरेंट स्कैटरिंग से जो नॉइस क्रिएट होती है वो इतनी नोटिसेबल नहीं है, यानी कि इमेज क्वालिटी को इतना भी ख़राब नहीं करती कि कुछ बिगर चेंज उसमें दिखे। चलिए देखते हैं अगला इंटरेक्शन, दैट इज़ कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है और ये इंटरेक्शन मॉडरेट एनर्जी के फोटोन होते हैं उनके केस में देखने में मिलता है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं।
मान लीजिए ये कोई मॉडरेट एनर्जी का फोटोन है, तो इसकी एनर्जी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ये एटम के अंदर डीप जाए, तो ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनसे इंटरेक्ट करता है। तो इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन की एनर्जी लेके इजेक्ट आउट हो जाएगा, और ये जो इंसिडेंट फोटोन है ये स्कैटर्ड होके दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो एटम हो गया है आयोनाइज, यानी कि आयन पेयर भी जनरेट हो गए। तो यहाँ पे कितने आउटकम हो गए? 3। एक तो हो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, दूसरा ये जो स्कैटर्ड फोटोन है जिसको कॉम्पटन स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं, तीसरा आयन पेयर यानी कि पॉजिटिव एटम और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें जनरेट हो गई। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में ये 3 आउटकम होते हैं। और फोटोन की जो एनर्जी है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इसकी एनर्जी E0 थी, और ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी ES है। तो E0 यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कहाँ कहाँ लगी? एक तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए, यानी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लगी वो, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को अब बाहर तो निकाल लिया, इसको मूव करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस बची हुई एनर्जी ये स्कैटर्ड फोटोन के पास होगी। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 3 हिस्सों में बटी। अब देखते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कैसे कैसे वेरी करेगी। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ इंसिडेंट फोटोन ने इंटरेक्शन किया, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो ये सीधा का सीधा ही निकल जाए इसके बगल से होता हुआ, तो इसकी एनर्जी और ये वाली एनर्जी लगभग बराबर हो जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, ये इससे हल्का सा टकरा के इस डायरेक्शन में आ जाए, या फिर थोड़ा और अच्छे से टकरा के इस डायरेक्शन में आ जाए, या फिर एकदम डायरेक्ट हिट करके वापस अपनी ही डायरेक्शन में आ जाए, यानी कि बैक स्कैटर हो जाए। तो जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब बात करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किस पे डिपेंड नहीं करती? तो कॉम्पटन स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती, इसके होने की प्रोबेबिलिटी बॉन में भी उतनी ही होती है और सॉफ्ट टिश्यू में भी उतनी ही होती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। अभी अपन ने पढ़ा कि इसमें स्कैटर्ड फोटोन जनरेट होता है, तो जहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन आ गया वहाँ पे हमेशा इमेज खराब ही होगी, यानी कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है इमेज क्वालिटी को बिगाड़ने में। इसको फॉग मेकर भी कहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि यही वाला इंटरेक्शन जो रेडिएशन वर्कर है या जैसे रेडियोग्राफर है उनका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इंक्रीजेस ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर्स। और वो क्यों बढ़े? ये जो स्कैटर्ड फोटोन थे ये पेशेंट बॉडी से निकले और सराउंडिंग्स में फैले, तो इनके बीच में जो भी आएगा वो एक्सपोज होगा, और इनकी जो एनर्जी है वो 60% से भी ज़्यादा होती है। किससे? ये इंसिडेंट फोटोन से। चाहे कितना भी डिफ्लेक्ट हो जाए, अगर ये बैक स्कैटर्ड भी हो जाएगा तो भी इसकी जो एनर्जी है वो 60% से भी ज़्यादा ही होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस इंसिडेंट फोटोन। इसीलिए कॉम्पटन स्कैटरिंग रेडिएशन वर्कर्स का एनिमी है। अब बात करते हैं अगले इंटरेक्शन की जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है, क्योंकि यही वो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से हमें ब्यूटीफुल एक्सरे इमेजेस मिलती है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही फिल्म पर सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट आता है।
सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है, अपन जो स्ट्रक्चर्स एक्सरे फिल्म पर देखते हैं, कोई स्ट्रक्चर ब्लैक दिखती है, कोई वाइट दिखती है, तो इसी डिफरेंस को सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि जो डेंस टिश्यूज है जैसे कि बोन है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है एक्सरेज को, और जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो बोन्स वाइट दिखती है और टिश्यूज इतने वाइट नहीं दिखते। इसको अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसके मैकेनिज्म में जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन यानी कि जो एक्सरे ट्यूब से जो फोटोन निकले हैं वो एटम के जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि के शेल या एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये के शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ई नॉट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी या तो ज्यादा हो या बराबर हो किसके, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरेक्ट करे उसकी बाइंडिंग एनर्जी से, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं इसके आउटकम क्या होंगे। जब इंसिडेंट फोटोन इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके अपनी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये एटम से इजेक्ट आउट हो जाएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये एटम इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हो जाएगा अनस्टेबल। अब देखते हैं ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी एनर्जी कहाँ कहाँ बटी। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एक तो लगी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, मतलब वह एनर्जी जिस कारण ये इस शेल में बंधा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा जो रिमेनिंग एनर्जी है वो ये इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और एटम अनस्टेबल है तो ये एटम वापस स्टेबिलिटी गेन करने की ट्राई करेगा, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा, और आते टाइम ये एनर्जी रिलीज करेगा। और ये एनर्जी दो टाइप से रिलीज हो सकती है। पहला है कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की फॉर्म में एनर्जी निकाले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब ये हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन करे तो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज हो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो इस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ऑगर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आउटकम हो गए, एक तो हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या फिर ऑगर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बात करते हैं इसके प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती। तो फोटो इलेक्ट्रिक की प्रोबेबिलिटी एटॉमिक नंबर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, और दूसरा ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 8 गुना हो जाएगी। वही अगर इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है उसको अगर डबल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 8 गुना कम हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिब्स वाइट दिख रही है और लंग्स ब्लैक दिख रहे हैं, क्योंकि रिब्स में कैल्शियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर सॉफ्ट टिश्यू में जो एटम्स है उससे कई गुना होता है। इसीलिए एक्सरेज बोन्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और सॉफ्ट टिश्यूज में कम। ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से वो इमेज डिटेक्टर या फिर एक्सरे फिल्म तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये वाइट पैचेस जनरेट होते हैं। वही सॉफ्ट टिश्यू के केस में फोटॉन्स कम एब्जॉर्ब होते हैं और एक्सरेज डायरेक्ट डिटेक्टर तक पहुंच रही है। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कैसे है पहले उसकी बात करते हैं। जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था कि ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
जिससे क्या होगा, इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती, यानी कि इसकी बैड साइड क्या है, ये पेशेंट डोज बढ़ाता है। पेशेंट डोज कैसे बढ़ाएगा, अपन ने इसका मैकेनिज्म देखा तो जो इंसिडेंट फोटोन है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा था, यानी कि पेशेंट के अंदर ही सारी एनर्जी डिपॉजिट हो रही है और इसी वजह से पेशेंट डोज ज़्यादा होती है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में बीइंग अ रेडियोग्राफर अपने को इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ता है, यानी कि केवी और एमएस प्रॉपर चूज करने पड़ते हैं। ज़्यादा केवी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घटेगा, तो इमेज क्वालिटी भी घट जाएगी, और अगर इसको कम रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि पेशेंट डोज बढ़ेगी। तो अपने को इन दोनों का तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेडिएशन इंटरेक्शन का, जो है पेयर प्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पेयर का मतलब है कि इस इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं एक पेयर जनरेट होगा। ये इंटरेक्शन ऐसा है जिसमें प्योर एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, यानी कि फिजिकल पार्टिकल में कन्वर्ट होती है। और पेयर प्रोडक्शन डायग्नोस्टिक रेंज में पाया नहीं जाता, ये रेडियोथेरेपी रेंजेस में पाया जाता है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। पहले तो इसका मतलब देखते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कि वह एनर्जी जिस पर या उससे ऊपर कोई फिनोमिना या मैकेनिज्म या प्रोसेस होता हो, और पेयर प्रोडक्शन के केस में ये थ्रेशोल्ड 1.02 MeV होता है, यानी कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी या तो इतनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी पेयर प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। क्योंकि इसमें अल्ट्रा हाई एनर्जी के फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वह एनर्जी हाई होने के कारण उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाईपास करते हुए न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे। और इसी इंटरेक्शन से जनरेट होंगे दो पार्टिकल, एक होगा नेगेट्रॉन, दूसरा होगा पॉजिट्रॉन। नेगेट्रॉन को जनरली इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है। जैसा कि अपन ने बोला था कि इसमें प्योर एनर्जी फिजिकल पार्टिकल में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर प्योर एनर्जी ये इंसिडेंट फोटोन है, इसका कोई मास नहीं होता, ये प्योर एनर्जी पैकेट्स होते हैं। और जब ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तो यही एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और पेयर प्रोडक्शन के केस में ये पार्टिकल है नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो होगी 0.51 MeV। और यहाँ मैं फिर से याद दिला दूँ, ये जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है E0, ये या तो ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 1.02 MeV से। मान लीजिए ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV से ज़्यादा है, तो जब ये मास में कन्वर्ट होंगे तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.51 MeV होता है, इसलिए इसकी एनर्जी 0.51 MeV है। और इसी का एंटी मैटर पार्टिकल होता है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिट्रॉन, और इसकी भी रेस्ट मास एनर्जी 0.51 MeV है। और जो एक्सेस एनर्जी है, यानी कि इन दोनों का सम है 1.02 MeV, और इससे भी एक्सेस जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट होने के बाद पेयर प्रोडक्शन में एक इवेंट और होता है जिसको कहते हैं एनाइलेशन इवेंट। जब ये पॉजिट्रॉन रेस्ट में आने वाला होता है तो ये किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी क्या होती है, दो गामा रे फोटॉन्स, और ये दोनों ही फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं with energy 0.51 MeV।
और इन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होने का मेन रीज़न ये है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग रेस्टिंग पोजीशन में थे, तो उनका मोमेंटम ज़ीरो था। और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, यानी कि इस केस में ज़ीरो रखने के लिए, इन दोनों फोटॉन्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में इमिट होना ज़रूरी है। इसीलिए ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इमिट होते हैं। और इसी पार्टिकल का एनर्जी में कन्वर्जन होना पॉजिट्रॉन अनाइलेशन कहलाता है। और यही पैट स्कैन का मेन प्रिंसिपल होता है। पेयर प्रोडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे पेयर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब देखते हैं एक्सरे और गामा रे का लास्ट इंटरेक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये इंटरेक्शन भी डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज में नहीं पाया जाता। ये जनरली अल्ट्रा हाई एनर्जी रेंजेस जो होती है, यानी कि एनर्जी ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। जब एक अल्ट्रा हाई एनर्जी का फोटोन न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस को हाईली अनस्टेबल कर देगा, और ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस वापस स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स निकालेगा। न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल। और फोटो डिसइंटीग्रेशन हाई एनर्जी जो लिनेक्स होते हैं उसमें चिंता का विषय बनता है। यहाँ पर एक्सरे और गामा रे का मैटर के साथ इंटरेक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है और अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी, यानी कि पार्टिकुलेट रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन। पार्टिकुलेट रेडिएशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। पार्टिकुलेट रेडिएशन का मतलब है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं विद सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी और मैटर के साथ इंटरेक्ट करके उसको आयोनाइज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उनको हम पार्टिकुलेट रेडिएशन कहेंगे। पार्टिकुलेट रेडिएशन में प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, बीटा पार्टिकल हुआ, चाहे बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव हो, अल्फा पार्टिकल हुआ, ये सब आएंगे। और पार्टिकुलेट रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है वो एक्सरे और गामा रे के कंपेयर में अलग है। पार्टिकुलेट रेडिएशन मैटर के साथ कूलम्बिक फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अब पार्टिकुलेट रेडिएशन के टाइप की बात कर लेते हैं। जैसा कि अपन ने रेडिएशन के टाइप्स पढ़े थे उस टाइम डिस्कस किया था कि जो पार्टिकुलेट रेडिएशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। एक है चार्ज पार्टिकल से बनी रेडिएशन, दूसरा है अनचार्ज पार्टिकल से बनी रेडिएशन। चार्ज पार्टिकल का मतलब है कि उस पर कुछ चार्ज है, और चार्ज कौन कौन से पार्टिकल पर होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, बीटा पार्टिकल पर होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और अल्फा पार्टिकल पर होता है। वही अनचार्ज पार्टिकल के केस में न्यूट्रल पार्टिकल आएंगे और वो है न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इन दो कैटेगरी को बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज पार्टिकल का मैटर के साथ इंटरेक्शन। तो जब चार्ज पार्टिकल्स टिश्यू के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू पास होते हैं तो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कूलम्बिक इंटरेक्शन। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये तीन मेजर मैकेनिज्म के थ्रू अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। पहला है एक्साइटेशन,
दूसरा है आयोनाइजेशन, तीसरा है रेडिएटिव लॉसेस, जिसको ब्रांड-स्टर्लिंग लॉसेस भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कम है, तो ये इसको आयोनाइज नहीं कर पाएगा, बस अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इसको ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं डी एक्साइटेशन। और जब ये अपनी ओरिजिनल नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब देखते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कब होगा? जब इंसिडेंट जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके इस इलेक्ट्रॉन को एटम से इजेक्ट आउट कर देगा, जिससे क्या होगा? आयन पेयर जनरेट होंगे। एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है, अगर इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो ये फर्दर आयनाइजेशन कॉज करेगा, और इसी सेकेंडरी आयनाइजेशन को डेल्टा रेज कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल है वो कैसे कैसे आयनाइजेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को कहा जाता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से ये काफ़ी हैवी पार्टिकल हो जाता है, और इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है पर पॉजिटिव होता है। और जब ये टिश्यू या मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बहुत ही डेंस आयनाइजेशन कॉज करेगा, क्योंकि ये एक हैवी पार्टिकल है और इस पर चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। इसको ऐसे समझे कि एक मोटा आदमी भीड़ में घुस जाए तो उसकी टक्कर से काफ़ी जने गिरेंगे, यानी कि हाई आयोनाइजिंग पावर। और क्योंकि मोटा आदमी जल्दी थक जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा और अपनी एनर्जी को बहुत ही जल्दी जल्दी लूज़ करेगा, यानी कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होगी। वही अगर बात करें बीटा पार्टिकल की, चाहे बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव, तो ये हल्का पार्टिकल है। इस पर चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा पर पॉजिटिव होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, और इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसको ऐसे समझे कि एक पतला आदमी भीड़ में घुस जाए तो वो कम जनों को ही गिरा पाएगा, पर पतला होने की वजह से वो इतना जल्दी थकेगा नहीं और लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि लो आयोनाइजिंग पावर होगी। पर पेनिट्रेशन पावर हाई होगी। अब बात करते हैं रेडिएटिव लॉसेस के बारे में, जिनको ब्राम-स्टर्लिंग लॉसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? जो लाइट वेट पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या बीटा पार्टिकल हुआ, वो जब न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं तो ये इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है।
चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मान लीजिए ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, और क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट होके दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, और इसी डिफ्लेक्शन की वजह से ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। और ये जो एनर्जी लूज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, जिसको ब्रह्मस्ट्रलंग कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लाइट वेट चार्ज पार्टिकल है वही रेडिएटिव लॉसेस करने में एबल होते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल या दूसरे हैवी आयंस होते हैं वो हैवी होने के कारण न्यूक्लियस उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ब्रह्मस्ट्रलंग नहीं होता। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इंटरेक्शन ऑफ अनचार्ज पार्टिकल्स। अनचार्ज पार्टिकल में क्या आएगा? अपन ने देखा था न्यूट्रॉन। जैसा कि अपन जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए चार्ज पार्टिकल की तरह न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली एक्साइटेशन और आयनाइजेशन नहीं कर पाते। ये जनरली एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, जिसको कहते हैं रिकॉइल प्रोटॉन प्रोडक्शन। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये न्यूट्रॉन पूरा का पूरा न्यूक्लियस में ही एब्जॉर्ब हो जाए, जिसको कहेंगे न्यूट्रॉन कैप्चर। चलिए इनको बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉइल प्रोटॉन प्रोडक्शन की। इसमें क्या होगा कि जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, और ये प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो अब ये मैटर में आयनाइजेशन और एक्साइटेशन कॉज करेगा। न्यूट्रॉन कैप्चर वाले केस में क्या होगा कि जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे ये न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये न्यूक्लियस गामा रे की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। तो दोस्तों ये था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का टॉपिक, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।